के शो में। लाकड़ा कोलफील्ड से गैर कानूनी तौर पर कोयला निकालकर ओपन मार्केट में फरोख्त, तफसीलात मंजरे आम पर। लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया की जानिब से वजारत समेत इंतजामिया को खतरसाल मुजरिमाना खामोशी। करोड़ों रुपए मालियत का कोयला, कीमती मशीनरी चोरी, कौमी खजाने को भारी नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पोलियो मुहिम के हवाले से आपको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पोलियो टीम आए आपको अपने बच्चों को ये कतरे पिलाने हैं, लाजमी पिलाने हैं, अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है। इससे पहले कि आज खुसूसी तौर पर हम बात करें कि बिलखुसूस सूबा सिंध में पोलियो मुहिम के नताइज क्या रहे, हम आपको ये बताते हैं, एक पैकेज दिखाते हैं पोलियो के हवाले से कि ये मुहिम कोविड के बाद किस तरह से SOPs के साथ शुरू हुई और इस मुहिम की कुछ डिटेल्स, जिसके बाद तफसीलन बात रिजल्ट्स के ऊपर और हर्डल्स के ऊपर भी। पहले आपको ये पैकेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से बाकायदा पोलियो के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से इंसदादी पोलियो मुहिम को रोक दिया गया था, लेकिन इस मुहिम को एक बार फिर से शुरू किया गया है और आवाम से फिर दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगाएं। आइए मिलकर पोलियो के खिलाफ खड़े हों, हम एक हैं। तो हम एक हैं और आए मिलकर पोलियो को शिकस्त दें, पोलियो के खिलाफ खड़े हों। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है सैयद शुजात हुसैन साहब। सैयद शुजात हुसैन साहब कोऑर्डिनेटर हैं इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट UC4 गडाब के, और ओवरऑल जो फिगर्स रही हैं पूरे सिंध की पोलियो मुहिम के हवाले से, क्या कवरेज रही है, क्या रिजल्ट्स रहे हैं, पहले इससे शुरुआत करते हैं। शुजात साहब, क्या सूबा सिंध की परसेंटेज रही आपकी अब तक मुहिम की कवरेज कितनी हुई है? देखिए, हमारे टोटल टारगेट था 92 लाख से जायद बच्चों को हमने पोलियो कतरे पिलाने थे। हम अप्रोक्सीमेटली 98% तक पूरे सिंध में हमने कवरेज जो है ना हासिल कर ली है, जो बड़ी हौसला अफजा बात है कि गुज़िश्ता 6 महीने से कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स रही और ये कैंपेन हमारी नहीं हो सकी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आवाम की तरफ से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आपको यहाँ मुश्किलात का सामना क्या कौन से ज़्यादा शहरों में देखने में आया, और सब में हाईएस्ट कवरेज किस शहर से आपको जो आपने देखी पूरे सिंध में? देखिए, इसमें हाईएस्ट कवरेज का तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन बहरहाल थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जो है ना हर जगह पे पेश आते हैं, रिफ्यूजल होते हैं, लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन होता है, जिसको हमारी जो कैंपेन शुरू होने से पहले हमारे पास जो है सोशल एक्टिविटीज हम करते हैं इनके इलाकों में जाके, और मसाजिद से ऐलान करते हैं, मसाजिद में सेशन रखते हैं, बाहर सेशन रखते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि पोलियो के 2 कतरे जो हैं आपके बच्चे की जिंदगी की अलामत है, जिसकी वजह से हमें बहुत कम जो है ना इसमें हर्डल महसूस होती है पोलियो के कतरे पिलाने में। लेकिन फिर भी कहीं का कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े ही उनको जहनों में बिल्कुल ऐसी चीज फीड हो चुकी है कि वो इसको अभी तक नहीं मानते। कोई कहते हैं इससे हमारी नस्ल में किसी का है, लोगों के जहनों में इसी टाइप के मुख्तलिफ जो है ना निगेटिव किस्म की चीजें हैं जो हम उनके जहनों में हमारे मुल्क के कुछ नाखबर अंदेशों ने फैलाई हुई हैं, जिसको हम गाए बगाए हल करते रहते हैं, उनको समझाते हैं, और उसमें अल्लाह ताला के फजल से हमें कामयाबी भी हासिल होती है। बहुत अच्छी खबर आपने दी है कि 98% आप कह रहे हैं कि आपने टारगेट अचीव किया है सूबा सिंध में। शहर कराची का क्या टारगेट्स आपके थे और कितना आपने अचीव किया? देखिए, हमने कराची के अंदर भी अप्रोक्सीमेट हम 84-85 प्लस हमने जो ना टारगेट जो था वो अचीव कर लिया है शहर कराची में। सही। और यहाँ पर भी सिमिलर हर्डल्स, और दूसरी बात मौसम के हालात, क्योंकि हमने देखा है इन दिनों में जब ये आपकी मुहिम चल रही थी तो मानसून सीजन भी था, बारिशें भी थी, क्या इससे कोई हर्डल है? हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इतना कम है कि ड्यूरिंग कैंपेन जो है किसी भी दिन कोई बारिश नहीं हुई, कैंपेन के दौरान कहीं पे बारिश हुई, तो बस गर्मी वगैरह ज्यादा थी, तो कोविड की वजह से हमने अपनी टीम को
अपना फेस मास्क वगैरह सारी चीजें दी हुई थी। और हम लोग मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं, उसकी भी एक हमने पॉलिसी बनाई हुई थी। शाम को 8 से 10 लोगों से ज्यादा लोग मीटिंग के अंदर नहीं होंगे। डेली हम सुबह मीटिंग करते हैं, शाम मीटिंग करते हैं, ताकि हम अगले दिन का लाहेमल जो ना इख्तियार कर सके कि हमें किस स्ट्रेटजी के साथ जो ना फील्ड में अपने फ्रंट लाइन वर्कर को उतारना है। सही। एक पैगाम जो मैं चाहूँगा नाज़रीन तक हम पहुँचा दें, क्योंकि जिन लोगों ने अभी पोलियो के कतरे नहीं पिलाए, जिस तरह आप कह रहे थे कि बहुत से लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शंस हैं, नस्लकुशी और इस तरह के ख्यालात हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देते जाएं शुजात साहब? देखिए, मेरा आपके चैनल के तौर से उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ एक मैसेज, ये 2 कतरे जो हैं बच्चे की जिंदगी की अलामत है। ये 2 कतरे मक्का में पिलाए जाते हैं, मदीना में पिलाए जाते हैं, ईरान में पिलाए जाते हैं, मिस्र में पिलाए जाते हैं, दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक में पिलाए जाते हैं। और वो उन 2 कतरों की बदौलत जो है अपने अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा कर चुके हैं। अब बदकिस्मत है, हम अब तक पोलियो को खात्मा नहीं कर सके। लिहाजा कदम बढ़ाएं, अपने बच्चों को पोलियो कतरे पिलाएं और इस मोदी मर्ज से निजात दिलाएं अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपने पैगाम सुना नाज़रीन। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन का शिकार, या इस पर आप कह सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस हैं, या जहनों में इस पर अभी भी कन्फ्यूजन्स हैं इन 2 कतरों के हवाले से, वो क्लियर हो जाने चाहिए। अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना है तो आपको ये 2 कतरे पिलाने हैं। जिन्होंने अभी भी इनकार किया है उनके लिए मैसेज है कि कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरह कहा जी के मजहबी लिहाज से, साइंटिफिकली, मेडिकली ये कतरे बिल्कुल सेफ हैं आपके बच्चों के लिए। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह कोल माइनिंग के हवाले से एक अहम तरीन स्टोरी आपके सामने अनकवर करेंगे, लाखड़ा जामशोरों के हवाले से। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम तरीन इंकशाफात करते हैं लाखड़ा कोल माइनिंग फील्ड्स के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट जामशोर में मौजूद लाखड़ा कोल माइनिंग फील्ड के हवाले से ये इंकशाफात बड़े इस वक्त इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इस वक्त रिवीलिंग है कि किस तरह से इस कोल माइन से कोयला मुसलसल गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ चोरी किया जा रहा है बल्कि फ़रोख्त भी किया जा रहा है। ये फ़रोख्त भी ओपन मार्केट में किया जा रहा है। इस सिलसिले में आपको दस्तावेजी सबूत के साथ बताएंगे कि किस तरह के PMDC यानी जो पाकिस्तान मादनियाती डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इस वक्त, वो क्या कहती है, इसका मौक़िफ़ क्या है इस पूरे सिलसिले में, उनकी यूनियन का मौक़िफ़ क्या है, यानी एम्प्लॉयज़ यूनियन, ये सब भी आपको दिखाएंगे। जो खतूत का तबादला हुआ है ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपस में खतूत हुए। पुलिस, इंतज़ामिया, एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध, सबको बताया गया कि किस तरह से कोयला चोरी किया जा रहा है। ये चोरी का इंकशाफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने जिस तरह कहा कि ये कोयला लाखड़ा कोल फील्ड से चोरी या गैर कानूनी तौर पर जो कोयला है उसको निकाल कर ओपन मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि किसी डिलीवरी ऑर्डर, चालान या GST यानी सेल्स टैक्स अदायगी के बिना ठेकेदारों की जानिब से कोयला निकालने का गैर कानूनी धंधा जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक यौमिया 1200 टन कोयला गैर कानूनी तौर पर निकाला जा रहा है। लाखड़ा कोल माइन से चोरी होने वाला कोयला कहा जाता है कि ईंटों के जो भट्टे होते हैं वहां पर ये फरोख्त किया जाता है। इन भट्टों को फरोख्त किया जाता है इल्लीगल तौर के ऊपर, ये तमाम फरोख्त होती है, वहां पर इल्लीगल तौर पर इसकी सेल होती है। कोयला चोरी करने वाले ठेकेदारों को मुबैना तौर पर, और ये बात बड़ी इस वक्त हम आपको एक अपने ज़राए से बता रहे हैं, लेकिन आगे जब आपको खतूत दिखाएंगे आपको अंदाज़ा होगा कि मुबैना तौर पर इनको पुलिस की सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर हासिल है, स्पेसिफिकली जामशोरो पुलिस की, जिस बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और ये कोयला फ़रोख्त किया जा रहा है। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कोयला फ़रोख्त तो हो रहा है, लेकिन इस सिलसिले में बाकायदा PMDC की तरफ से खतूत लिखे गए। एक खत आपके सामने जो हम पढ़ेंगे, लेटर टू एनर्जी डिपार्टमेंट, यानी एनर्जी डिपार्टमेंट को इस खत का मतन आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये खत जामशोरो लाखड़ा कोल माइनिंग के जो इस वक्त मैनेजमेंट है उनकी तरफ से लिखा गया PMDC की तरफ से, और इस इंतज़ामिया ने वज़ारत तवानाई सिंध को 18 नवंबर 2019 को ये खत लिखा, जो खत हमें मौसूल हुआ है, जो हमारे पास मौजूद है। लेकिन इससे कबल 6/11 यानी कुछ ही दिन कबल को भी ये खत लिखा गया था, जिसमें कहा गया कि लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया के मुताबिक सिंध हुकूमत के बाज़ अनासिर की सरपरस्ती में कोयला चोरी किया जा रहा है। इस खत के मतन में लिखा गया, बताया गया कि कोयला लाखड़ा की साइट जो है, जो लीज 88 और लीज 192 से चोरी किया जाता है। इस खत में कोयला चोरी के बारे में बताया गया कि उसका नुकसान न सिर्फ वफाकी हुकूमत को बल्कि खुद सिंध हुकूमत के खजाने को हो रहा है, क्योंकि बहुत सा टैक्स रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट हासिल नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सब कुछ जो ईंटों के भट्टों पे बेचा जा रहा है इलीगली हो रहा है और टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट को नहीं आ रहे। इस गैर कानूनी काम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया।
एनर्जी डिपार्टमेंट को यह खत लिखा गया। अब आप समझ रहे हैं कि ये सिलसिला क्या हो रहा है, यानी लाखड़ा कोल माइनिंग फील्ड से गैर कानूनी तौर पर पीएमडीसी खत लिख के बता रही है सिंध के एनर्जी डिपार्टमेंट को कि जी कोयला चोरी हो रहा है, आप कुछ करें, कार्रवाई करें। एक नहीं कई खत लिख के जाते हैं और ये खत 2019 में लिखे गए। फिर हम आते हैं आपको कि ये खत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी आपकी पुलिस को भी लिखना शुरू हुए। आपके आईजी सिंध को ये खत लिखा गया फ्रॉम पीएमडीसी और आईजी सिंध को लिखे गए खत के मतन में कुछ मुल्जिमान के नाम भी आए। लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया ने आईजी सिंध को खत लिखा जिसमें 6 अप्रैल 2020 को कहा गया कि भोरो खान खोसो नामी एक आदमी अपने साथियों के साथ मिलकर लाखड़ा प्रोजेक्ट की माइन पर कब्जा कर लिया उसने आके। लाखड़ा कोल प्रोजेक्ट माइंस 29B और 113C से गैर कानूनी तौर पर कोयला निकालने का अमल शुरू कर दिया। भोरो खान खोसो ने गैर कानूनी तौर पर यहां से कोयला निकालने का अमल शुरू हुआ। लाखड़ा कोल के फील्ड स्टाफ को असले के जोर पर हरासा भी किया गया और यह कहा गया कि इस सिलसिले में एसएचओ इंडस कोल थाने को एफआईआर की दरख्वास्त दी गई, लेकिन कार्रवाई जब यह खत लिखा गया जब तक अमल में ना आई। खत में लाखड़ा साइट पर मौजूद असासों और मुलाजमीन के तहफ्फुज़ के लिए मुतालबा किया गया कि इनको फौरी तौर पर पुलिस तहफ्फुज़ फराहम करे। आईजी सिंध को भी लेटर लिखा गया। यानी आपको बताया हमने कि किस तरह से लाखड़ा में पीएमडीसी ने खत लिखकर एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध को आगाह किया। ये मामला है तो अदालत में, उसके बारे में आपको बताएंगे भी आगे कि अदालती तनाज़ा क्या है सिंध हुकूमत और पीएमडीसी के दरमियान। लेकिन आईजी सिंध को भी लिखा गया कि कोयला चोरी हो रहा है और चोरी हो रहा है मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज में कुछ नहीं आ रहा और कुछ ठेकेदार चोरी कर रहे हैं मुकामी अफराद के साथ मिलकर। उसके बाद एक खत लेटर टू एसएसपी जामशुरो के एसएसपी को लिखा गया और इसमें लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इंतजामिया की जानिब से एसएसपी जामशुरो को जो खत लिखा गया इसमें कहा गया कि पीएमडीसी की कीमती मशीनरी पर कब्जे की निशानदेही की गई और कहा गया कब्जे की गई मशीनरी उसकी मुकम्मल तफसीलात भी फराहम की गई और इसमें कुछ नाम भी दिए गए। इसमें भोरो खान खोसो, दिलजान खोसो, दिलबर खोसो, शमसुल हक काकड़, इन लोगों के ऊपर, इन अफराद के ऊपर, 4 अफराद के ऊपर मशीनरी पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद किया गया। पीएमडीसी यानी लाखड़ा की जो कोल माइन मैनेजमेंट है उसकी तरफ से 4 अफराद पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद किया गया। इस खत को भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें मशीनरी डिटेल्स आप देख सकेंगे। इसमें तकरीबन कोई 21 या 20 के करीब मशीनरी है जिसकी निशानदेही की गई कि ये मशीनरी यहाँ पर जिस पर कब्जा हुआ। इसमें कुछ तकरीबन 4 के करीब जनरेटर्स, एक आयरन विंडो, एक टावर है कंप्लीट, एक हॉलेज, एक सरफेस थैला, एक अंडरग्राउंड थैला, एक समर पंप, एक चेंज ओवर, एक रेल लाइन और इसी तरह से इलेक्ट्रिक केबल और दीगर जनरेटर रूम और दीगर इस पर मशीनरी शामिल है जिसकी मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ ही मेंशन है जिस पर कहा गया कि यह कब्जा किया गया। यही नहीं, बात यहाँ रुकी नहीं। इसके बाद लाखड़ा की मैनेजमेंट की तरफ से या पीएमडीसी की तरफ से एक एडिशनल आईजी हैदराबाद को भी लेटर लिखा गया और यहां पर भी तफसीलन बताया गया, बल्कि इसमें निशानदेही भी की गई मुल्जिमान की और बताया गया कि 2 मुल्जिमान जिसमें नाम लिया गया, इसमें जो एडिशनल आईजी को हैदराबाद को खत लिखा गया इसमें भोरो खान खोसो और अजहर वहाब कलवड़ की निशानदेही की गई कि ये शख्स जो है ये भी सरपरस्ती फराहम कर रहा है भोरो खान खोसो को और ये मिलकर जो है यहाँ पर मशीनरी और स्टॉक्स पर कब्जा कर रहे हैं। इस खत में कुछ वैल्यूएशंस भी दी गई। इसे बताया गया कि पीएमडीसी का 32,95,600 रुपये मालियत का कोयला चोरी किया गया है। यहां पर यह भी बताया गया कि तकरीबन 1,30,22,240 रुपए मालियत की मशीनरी भी चोरी की गई है और नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। हम आपको इस खत की भी डिटेल्स दिखा देते हैं। इस खत की डिटेल्स में अगर आपको हम जाएंगे तो आपको वैल्यू आपको पता चलेगी कि क्या है स्टॉक की। तकरीबन जो स्टॉक बताया गया कि जो एज पर डेली रिपोर्टेड स्टॉक ऑफ कोल वो 504 मिलियन टन है और जिसकी अमाउंट बनती है तकरीबन 32,95,000 रुपए। ये स्टॉक कहा गया जी के कब्जे में लिया गया, गैर कानूनी तौर पे चोरी हुआ। और इसके अलावा जो माइंस मशीनरीज हैं यानी जिसके जरिए माइनिंग होती है उस मशीनरी पर कब्जे का भी इल्जाम आयद किया गया और ये पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा गया कि साइट रिपोर्ट्स अगेंस्ट फोर्सिबली स्नैच्ड माइंस एंड मशीनरीज एंड स्टोलन स्टॉक ऑफ कोल फ्रॉम टीएमडीसी लाखड़ा साइट। मशीनरी की मालियत तकरीबन 1,30,00,000 बताई गई और कुल मालियत तकरीबन 1,60,00,000 रुपए से जायद की बताई गई। इस सिलसिले में जब हमें ये तमाम तफसीलात मिली तो जो सीबीए एम्प्लॉइज यूनियन है लाखड़ा की साइट की,
उनका मौक़िफ़ भी जाना, और वो भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उनकी तरफ से क्या कहा गया। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो कोयला चोरी के हवाले से एम्प्लॉयज़ यूनियन का मौक़िफ़ है वो क्या है। जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है लाखड़ा की, उनकी तरफ से पहले तो इसका ब्रीफ बताया गया जी कि पीएमडीसी पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन है और लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट जो है इस वक्त उसका है। इसमें कहा गया कि पीएमडीसी को लाखड़ा कोल फील्ड जामशोरो सिंध में तकरीबन 1982 में ज़मीन लीज पर दी गई थी और इस पर तकरीबन पीएमडीसी की तरफ से यानी पाकिस्तान मादनी तरक्याती कॉरपोरेशन की तरफ से 770 मिलियन रुपए खर्च किए गए जब 1982 में यह ज़मीन इनको लीज पर दी गई थी। और पीएमडीसी लाखड़ा प्रोजेक्ट में 1982 से तकरीबन 80% जो यूनियन का मौक़िफ़ है 80% मुकामी आबादी के लोग मुलाजिम हैं, 80% मुलाजिम हैं। फिर बताया गया कि पीएमडीसी को डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में 2 लीज़ें यानी जिनका रकबा तकरीबन 5000 एकड़ से ज़ायद है 30 साल की लीज़ में 1985 में दी गई। ये 30 साल की लीज़ पर दी गई ज़मीन 5000 एकड़ से ज़ायद है जिस पर कब्जा हुआ। 2015 में लीज़ की मियाद ख़त्म हुई जिसके बाद इसकी तौसी नहीं की गई, यानी जो तौसी होनी थी अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट वो नहीं की गई। लीज़ों की नीलामी रोकने और लीज़ों को पीएमडीसी को वापसी के लिए मामला अदालतों में भी गया। अदालती फैसले की रोशनी में पीएमडीसी ने माइनिंग का काम बंद कर दिया। अब यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि माइनिंग का काम बंद हुआ और अब ना सिर्फ खुद बंद किया बल्कि अपने मुकर्रर करदा ठेकेदारों को भी काम बंद करने की हिदायत कर दी कि अपने जो ठेकेदार थे उनको भी मना कर दिया। और काम बंद करने की हिदायत के बावजूद बास ठेकेदार गैर कानूनी तौर पर कोयला निकालकर चोरी शुदा कोयला मार्केट में फरोख्त कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुताबिक कोयला चोरी करके वफाक और सिंध हुकूमत का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है क्योंकि कौमी खजाने को उसके टैक्स रेवेन्यूज नहीं मिले। ये मामला असेंबली के फ्लोर पे भी आया। मलिक सिकंदर साहब, असद सिकंदर साहब जो कि एमपी हैं, जब यहाँ पर ये कहा गया, बार बार कहा गया कि काम नहीं हो रहा, बंद है, उसके बावजूद मजदूर भी मर रहे थे। मजदूर कैसे मर रहे थे जब काम नहीं था? मलिक सिकंदर साहब ने भी उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर इम्तियाज शेख साहब से अपील की, चीफ मिनिस्टर से अपील की थी। असेंबली के फ्लोर पे भी मामला रेज हुआ था कि किस तरीके से ये गैर कानूनी तौर पर काम चल रहा है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट से कहा गया था कि वो सुमोटो लें इस मामले के ऊपर। लेट्स हियर दिस आल्सो कि इस मामले के ऊपर असेंबली के फ्लोर पर मलिक सिकंदर साहब ने क्या बात की थी। लेट्स हियर दिस। के बाद कुछ ठेकेदार जो हैं उन्होंने पुलिस से मिलके वहां काम शुरू किया जो कि वहां के इलीगल काम था। मैं अपील करता हूं मिनिस्टर साहब से और वजीर आला सिंध से, क्योंकि उनका डिस्ट्रिक्ट है, कि अगर ऐसे हादसा हुए, कुछ साल पहले एक हादसा वहां पे पहले ही हो चुका था, ये तो बिल्कुल इलीगल हुआ है। इस वक्त हाई कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर इन ठेकेदारों को जेल में नहीं डाला गया तो मेरे ख्याल में इधर काफ़ी और शहीद हो जाएंगे, क्योंकि ये पठानों को पता था कि ये जो जगह है वहाँ पे काम नहीं हो सकता, वो नहीं गए। कुछ लोगों को बरगला के वो कुछ पैसों का उम्मीद दिखा के वहाँ ले गए और वो बेचारे शहीद हो। ये इलीगल काम वहाँ पे हो रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इसके लिए एफआईआर भी होगी और इनको जेल में भी डालेंगे। अब एफआईआर होगी, जेल में भी डालेंगे ठेकेदार, लेकिन हमारे ज़राए बताते हैं कि काम अभी तक जारी है। आगे चल के आपको मौक़िफ़ हम सुनाएंगे भी कि वज़ीर तवानाई इस पर क्या कहते हैं। लेकिन जिस तरह मलिक सिकंदर साहब ने सवाल उठाया था कि इलीगल काम हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, तो पहले पुलिस के किरदार से शुरू करते हैं। एसएसपी जामशोरो अमजद शेख साहब, इनको जो खतूत लिखे गए, आईजी सिंध को लिखे गए, आखिर इन्होंने क्या किया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार इन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, क्योंकि पीएमडीसी के लेटर्स में बाकायदा इल्ज़ाम लगाया गया कि पुलिस की सरपरस्ती और सिंध गवर्नमेंट के कुछ एलिमेंट्स की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। फिर कुछ मुल्ज़िमान हैं जिनके आपको इस वक्त दिखा देते हैं, जिनका नाम इसमें नामजद किया गया कि ये लोग मुलव्विस हैं इस कब्जे में। एक तो भोरो खोसो, आपने देखा, आपको दिखा भी देते हैं, भोरो खोसो जो आपके साथ इस वक्त आ रहे हैं। इसके बाद दिलबर खोसो और फ़कीरदाद खोसो। जो फ़कीरदाद खोसो के बारे में हमें ज़रा बताते हैं कि ये इस वक्त इस काम में मुलव्विस रहा और ये तमाम लोगों की सरपरस्ती में ये मामला चलते रहे। ये इस वक्त वो लोग हैं जो इस पीएमडीसी की तरफ से इन लेटर्स में एक नहीं कई बार, यानी एनर्जी डिपार्टमेंट को, आईजी सिंध को, एडिशनल आईजी हैदराबाद को, एसएसपी जामशोरो को, कई बार इन नामों का पीएमडीसी ने जिक्र किया कि ये वो लोग हैं जो मशीनरी पे और कीमती स्टॉक के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये वो खतूत हैं जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आएंगे, हम आपको बताएंगे कि कुछ इंकशाफात जो सीबीआई यूनिट बात हुई उन्होंने किए, और फिर हमारी इम्तियाज शेख साहब से बात हुई, उन्होंने भी कुछ बात की, उन्होंने नफ़ी की इन तमाम तासुर की, और इसके साथ साथ आगे क्या यानी इस वक्त हो सकता है, इस पर एक्शन, ये भी हम सवाल उठाएंगे। हमारे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम और सनसनीखेज डिटेल्स रख रहे हैं। किस तरह लाखड़ा कोल माइनिंग के हवाले से पीएमडीसी की तरफ से बार-बार खतूत लिखे गए। इन खतूत के बारे में पता चले कि आपको बताया कि किस तरह एनर्जी डिपार्टमेंट को 18 नवंबर 2019 को खत अरसाल किया गया। बताया गया कि कोयला चोरी हो रहा है, मशीनरी पर कब्जा हो रहा है। फिर आईजी सिंध को 15 मई 2020 को खत लिखा गया। बताया गया कि ये मुल्ज़मान इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एडिशनल आईजी को 10 जून 2020 को खत लिख के बताया गया कि ये मशीनरी है, ये वैल्यू ऑफ स्टॉक है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी जाम शोरो को 11 जून 2020 को खत लिखा गया और उनको भी बताया गया कि किस तरीके से ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ साथ जिन मुल्ज़मान के नाम लिखे गए वो आपको बताते चलें। फ़कीरदाद खोसो, दिलबर खोसो, भोरो खोसो, और इसके साथ साथ एसएसपी जाम शोरो, जिन पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। इस पूरी जो इस वक्त पूरा मामला है, पूरी स्टोरी जो है, इसके ऊपर हमने जाना इम्तियाज़ शेख साहब का मौक़िफ़। हमने उनसे रब्ता किया और जाना कि इम्तियाज़ शेख साहब, जो कि आज मसरूफ़ भी थे, और रब्ता हुआ कि लाखड़ा में आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि सिंध का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो देखते हैं उनकी मिनिस्ट्री है। तो इम्तियाज़ शेख साहब ने न सिर्फ नफ़ी की इन तमाम बातों की, बल्कि उनकी जानिब से जो कहा गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो उसके बिल्कुल बरक्स है जो वो कह रहे थे। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने हमसे क्या कहा। खतूत लिखे हैं किसको? वो लिखा था, वो तो रुकवा दिया ना, वो खत्म करा दिया था। वो था मसला थे, वो रुकवा दिया था। खत पुलिस को लिखा है नहीं, पुलिस से कार्रवाई करवाई है और चोरी वाला काम बंद करवा दिया। तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना है ना अपना। अभी वो मालिकों को जाने, वो जाने, हमें तो अपना टैक्स मिल रहा है ना। चोरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल वहाँ लोग बैठे हुए हैं, पूरा मतलब पूरा जो भी हिसाब किताब उसी हिसाब से चलता है। जो भी मतलब होता निकलता है उधर गेट से पास होता है, वैसे देखे जाते हैं। और कोई इस तरह का वाक़या होगा तो बताएंगे, हमारे अफसर वहाँ हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। पहले भी हो रहा था तो हमने खुद ही लिखा था, डिपार्टमेंट ने लिखा था। इम्तियाज़ शेख साहब ने नफ़ी की। उन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पर सामान है, जो भी बिकता है, जो भी कोल वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो सब बिकता है और उसका जो टैक्स है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सचेकर को मिलता है। और वो ये भी कह रहे हैं कि गेट पास है, वहाँ ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है। बल्कि कहते हैं कि इन खतूत के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई भी की। लेकिन सीबीए यूनियन के सदर जो मदद अली खोसो साहब हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और उन्होंने कुछ और ही बात की। बल्कि उन्होंने तो इम्तियाज़ शेख साहब का नाम भी ले लिया कि इम्तियाज़ शेख साहब ये सब कर रहे हैं। उनकी जानिब से क्या कहा गया, हमने इम्तियाज़ शेख साहब का मौक़िफ़ तो ले लिया। अब आपको सुनाते हैं कि सीबीआई यूनियन के सदर, जो एम्प्लॉइज़ यूनियन है लाखड़ा माइन प्रोजेक्ट की, उसके सदर वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं इस बारे में। उनका मौक़िफ़ सुनते हैं। अब कोयला जो है ज्यादा से ज्यादा चोरी हो रही है। कोयला अभी ये कम से कम 1200-1300 टन रोज निकाल रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये ऐसे उठा रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में बात है तो अभी काम फिर बंद होना चाहिए था ना, तो वो भी नहीं है, वो ऐसे उठा रहे हैं। ये ज्यादा इसमें शरारत जो है ना, इनका शेख का ज्यादा शरारत है। नेब भी कार्रवाई करे, नेब भी रोक सकता है, नेब रोकता ही नहीं है। अब बात यह है कि एमडीसी जो है ना, उसको इन्होंने बस बिल्कुल फकीरों का माल समझा हुआ है। फकीरों का माल समझ के लूटना शुरू कर दिया है। कितने ठेकेदार हैं वो जो मुताल्लिका बंदे हैं उनको पैसे देते हैं, किसको क्या पैसे देते हैं, किसको क्या पैसे देते हैं। ठेकेदार सब कोयला चोरी हो रहा है, हजारों टन रोजाना चोरी कर रहे हैं। हम चीख के अखबारों में दिया है, लेटर लिखे हैं वज़ीर आला को, नेब को, सबको, कोई पूछता ही नहीं है। बस वो लावारिस मुल्क हो रहा है ना, ऐसा लावारिस की तरह लूट रहे हैं। कहते जी लावारिस मुल्क है, हम भी लावारिस हैं, पीएमडीसी भी लावारिस है। 1200 टन कोयला चोरी हो रहा है, कह रहे हैं रोज चोरी हो रहा है 1200 टन कोयला, और इस पर कोई एक्शन नहीं है। उन्होंने नैब से मुतालबा किया कि नैब एक्शन ले। नैब से कहा जी कि नैब आए और इस वक्त इस मामले पर न सिर्फ नोटिस ले, बल्कि देखे कि ये सारा पैसा जो चोरी हो रहा है, ये जो सारा टैक्स पेयर मनी है गवर्नमेंट के एक्सचेकर में क्यों नहीं जा रहा है। इन्होंने इम्तियाज़ शेख साहब के किरदार पर भी सवालात उठाए हैं, लेकिन बड़े अहम सवालात हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इस ब्रेक के बाद आएँ तो हम कुछ नैब का और सिंध असेंबली में जो अपोजिशन रहनुमा है उनके भी, और जो आपको हुकूमती मौक़िफ़ सुनाया है, जान सकें कि लाखड़ा कोल प्रोजेक्ट में आखिर हो क्या रहा है। और अब जो मुतालबा सीबीआई यूनियन ने किया नैब की कार्रवाई का, इस मुताले पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखी लाखड़ा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के हवाले से कि किस तरीके से न सिर्फ कोयला चोरी हो रहा है, पुलिस को कंप्लेंट्स हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिंध का एनर्जी डिपार्टमेंट इम्तियाज़ शेख साहब नफ़ी कर रहे हैं और वहाँ की यूनियन कह रही है कि किस तरीके से 1200 टन कोयला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चोरी हो रहा है, मशीनरी पर कब्जे हो रहे हैं, और कह रहे हैं कोई पुरसाने हाल नहीं। वो कहते हैं पीएमडीसी लावारिस हो चुका है। तो पीएमडीसी के खतूत भी आपको दिखाएं। नुसरत सहर अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, हुसैन रहनुमा। नुसरत साहब, ये दिस डिमांड्स एक्शन अगेन कि आप इस तरह के मामला को उठाती भी हैं असेंबली के फ्लोर पर। ये एक बार फिर ऐसा वाक़या है और मुसलसल हो रहा है
ओपन मार्केट में ये फरोख्त हो रहा है इलीगली, गवर्नमेंट एक्सचेकर में कुछ नहीं जा रहा, जो वहाँ की यूनियन भी कह रही है और ये लेटर्स भी कह रहे हैं पीएमडीसी के। यहाँ के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये तजाद क्यों है आखिरकार? सैफान, एनर्जी के मिनिस्टर साहब आज असेंबली के फ्लोर पर भी झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे थे, और जो उनसे सवाल पूछा जा रहा था उस सवाल का जवाब जब भी उनका डिपार्टमेंट का टर्न आया कभी उन्होंने नहीं दिया, कभी भी नहीं। क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, ये डिपार्टमेंट इस कदर, जिसको कहते हैं ना बहुत ज्यादा इसमें कमाई के तरीकेकार है, वो डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब हैं। इसलिए वो असल सवाल को घुमा फिरा कर फिर वो अपने बेनजीर और बिलावल और आसिफ जरदारी पे चले जाते हैं। तो ये था, इनसे आप उम्मीद ना रखें तो ये आपको हकायक बताएंगे या सच बताएंगे। अब मुझे बताओ कि इतनी बड़ी चोरी हो रही है, मजाक है ये कि वहाँ के इलाके के लोगों को और उनको सबको पता है, मिनिस्टर साहब इसकी नफी कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लाजमी है, पूरा डिपार्टमेंट के अपने अपने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वही तमाम की छप्पर छांव में ये सारा काला धन चल रहा होता है। ये 1200 टन का रोजाना का निकलना, सैफान आप सोचो तो सही, ये ब्लैक गोल्ड जो जिस तरह का हमें कहा जाता है कि हमारा बहुत काला सोना होता है और इसके कितने फवायद हो सकते हैं, कितनी बड़ी तादाद में ये निकलकर और फिर बाहर बिक रहा है और इसमें कितने कितने अनासर शामिल है और सब इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। तो ये आप, एक तो आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ कि आपने हमेशा करप्शन के खिलाफ, और आपकी तहकीक और जो तरीकेकार होता है ना, ये इस तरह होता है कि आप वो सबूत के तौर पर आते हैं और मैं खुशामद नहीं करी, हकीकत है। इसीलिए आपके प्रोग्राम में आना हमें भी अच्छा लगता है, हमें फख्र महसूस होता है कि आप बाकायदा तहकीक रिसर्च करके और फिर आवाम के सामने लाते हैं। तो ये चीज है, ये हकीकत है। हमें भी बहुत सारे लोगों ने इधर की कंप्लेंट की थी और मेरा तो इसमें सवाल भी डाला हुआ है असेंबली में, लेकिन जो इस तरह के सवाल हम डालते हैं ना, वो कभी भी असेंबली के फ्लोर पर नहीं आते, वो सालों साल गुजर जाते। तो ये है। अच्छा, दूसरा ये जो डिवॉल्व हो गया 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि फिर ये मामला अदालत में गया, स्टे हो गया अदालत से, अदालत के उसके बावजूद पीएमडीसी कहती है कि जारी है, और उससे हटकर पुलिस का किरदार, क्योंकि ये बार बार खतूत लिखे गए एडिशनल आईजी हैदराबाद को, आईजी सिंध को, एसएसपी जामशोरो को। एसएसपी जामशोरो जो है वो भी कोई कार्रवाई नहीं उन्होंने की, कितने बार उनको खतूत लिखे गए, उनको बताया गया ये मशीनरी पे कब्जा हो गया। तो पुलिस आखिरकार उसका किरदार क्या है सूबा सिंध में? पुलिस का किरदार ये है कि जो मेजॉरिटी में, मैं सारी पुलिस को नहीं बोलूंगी कि अच्छे ऑफिसर्स हैं, और अच्छे ऑफिसर जब काम कर रहे होते हैं ईमानदारी से, तो फिर उनको सूबा बदर करके या उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन लिए जाते हैं कि वो बेचारे अपनी सर्विस को बचाने के लिए वो बेचारे सूबा बदर होना पसंद करते हैं। तो इसी तरह सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी थे जो बहुत ही कॉम्पिटेंट, जो अब इस वक्त केपी के में, क्योंकि उनकी ईमानदारी यहाँ काम नहीं चली, उन्होंने ही कोर्ट में 6000 पुलिस वालों की लिस्ट दी थी कि ये क्रिमिनल्स हैं, दे आर क्रिमिनल्स। पुलिस डिपार्टमेंट में ये काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं और ये यहाँ जॉब करें। अब मुझे बताओ कि जब क्रिमिनल्स, इन्होंने जब पीपल्स पार्टी का ये तीसरा दौर है जिसमें इन्होंने बाकायदा इस तरह बांटी है, इस तरह इन्होंने बांटी है नौकरियां, जिसमें काबिलियत को नहीं देखा, सिर्फ अपने नवाजी की कि ये हमारा काम करेगा, हमारे काम का बंदा है, इसको पकड़ो, इसको ये नौकरी दो, ये नीचे से ऊपर तक सेटिंग करेगा। और हर डिपार्टमेंट में आज रोशन शेख पकड़ा गया ना, इसी तरह के सेक्रेटरी, काका, मोराई, ये सब कौन लोग हैं? इनके आशीर्वाद से सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हैं ये लोग। फिर जो भी मिनिस्टर आता है वो मिनिस्टर अपना मनपसंद सेक्रेटरी लेना चाहता है, फौरन लिखता है सीएम को कि मुझे मेरी पसंद का ये सेक्रेटरी चाहिए क्योंकि ये जबरदस्त मेरे आशीर्वाद से खुद भी खाएगा, हमें भी खिलाएगा, ऊपर क़यादत को भी भेजेगा। तो ये सिलसिले हैं। इसी तरह ये हमारे इम्तियाज शेख साहब हैं, लाजमी इनको वहां दिख नहीं रहा कौन सा चश्मा पहने, हमें पता है वो चश्मा जो उन्होंने पहना हुआ है ना, हमारे पास से तो सब उधर बुराई दिखती थी इनको, अब वहां चले गए तो इनको वहां सब अच्छा ही है, बस इससे अच्छी जो लीडरशिप है कोई नहीं है। तो ये हमारे बदकिस्मती है सैफान, हमारी बदकिस्मती कि हमारे पास जिस तरह के लोग हैं, जैसी हुकूमत है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने असासे बनाने में, अपने लोगों को, अपनी क़यादत को कमीशन पहुंचाने में लगे हैं। बेशक कराची से कश्मीर का सिंध तबाह बर्बाद हो जाए, हर इदारा तबाह हो जाए, हर इदारे में करप्शन हो, लोग गरीब बेचारे मर जाए, उनकी जिंदगियां तबाह हो जाए, लेकिन इन लोगों को इस चीज से कोई कंसर्न नहीं। अब ये इतनी बड़ी ब्लंडर हो रहा है जामशोरो में, जामशोरो पर बहुत बड़े बड़े जो वडेरे और नवाबों और उनकी जो 1-2-3 अभी पहुंच भी गए असेंबली के फ्लोर पर, जो कभी उनका वहाँ ठेकेदारी सिस्टम चलता था। असेंबली में सिर्फ ठेकेदार बैठे हुए सामने, एमपीएस मेजॉरिटी में। अब वो जियाले नहीं है जिन्होंने जिंदगियां दे दी पीपल्स पार्टी को,
ये जी ठेकेदार जिन्होंने जी आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया और अपना मौक़िफ़ पेश किया सहम के हवाले पे, आप किरदार अदा करती है मुताबिक असेंबली की और अपोजिशन रहनुमाई दूसरे सरबासे साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद रखते हैं क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं कि सीएम सिंध या चेयरमैन पीपल्स पार्टी वो एक्शन लेंगे अगर ऐसा हो रहा है जो जिस तरह के हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। पीएमडीसी खत लिख रहा है कि चोरी हो रहा है और एक्सचेकर को पैसा नहीं जा रहा। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस और ईमेल एड्रेस, फेसबुक एंड ट्विटर, ये सब आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।